फार्मेसी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर जानने से पहले आप चीज जान जाइए, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट, कोलिनर्जिक, कोलिन से रिलेटेड है इसलिए एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड है इसलिए इसका नाम पड़ गया कोलिनर्जिक। और क्या चीज, दूसरा वर्ड है रिसेप्टर। व्हाट इज रिसेप्टर? रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। रिसेप्टर जो होता है वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होता है या बाइंडिंग साइट होती है या बंधने की साइट होती है और वो पाया जाता है, प्रेजेंट कहां पाया जाता है? ऑन द सरफेस और सरफेस के ऊपर या सरफेस के नीचे, यानी सेल्स के अंदर। और कौन सी सेल? इफेक्टर सेल। ये इंपॉर्टेंट है। कहां? इफेक्टर सेल के सरफेस के ऊपर या इफेक्टर सेल्स के भीतर जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स पाया जाता है या जो बाइंडिंग साइट पाया जाता है, उस बाइंडिंग साइट या माइक्रोमॉलिक्यूल्स को रिसेप्टर कहते हैं। और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है दैट सर्व मतलब काम करने का, सर्विस करने का काम करता है। टू रिकॉग्नाइज, पहचानने के लिए। किसको? न्यूरो ट्रांसमीटर को। अब वो न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा? न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर, या रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, उसको रिसीव करने का काम करता है। किसको? सिग्नल मॉलिक्यूल्स को। जो सिग्नल लेके आ रहा है पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स से, जो न्यूरोट्रांसमीटर निकला, वो जो सिग्नल लेके आ रहा है यानी उस न्यूरोट्रांसमीटर को, यानी न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स को या ड्रग को रिसीव करने का काम करता है। और दूसरा काम क्या करता है? इनिशिएट द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द सिग्नल। और ये रिस्पॉन्स को क्या करता है? इनिशिएट करता है अकॉर्डिंग टू द सिग्नल। जैसा सिग्नल में मैसेज होता है उसी मैसेज के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स को स्टार्ट करता है। यानी रिस्पॉन्स देने का काम किसका है? रिसेप्टर का है। और वो कैसा रिस्पॉन्स देगा? अकॉर्डिंग टू द सिग्नल। और सिग्नल कौन देगा? न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर, या दूसरा क्या दे सकता है? आपकी ड्रग दे सकती है या कोई दूसरा सिग्नल मॉलिक्यूल्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रिसेप्टर होता है वो ऐसा माइक्रोमॉलिक्यूल्स या बाइंडिंग साइट होती है जो कि इफेक्टर ऑर्गन की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इकाई है उसके सरफेस के ऊपर या उसके भीतर, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। और उसका काम होता है कि कोई अगर सिग्नल बाहर से आता है उसको रिसीव करे, उसको रिकॉग्नाइज करे और उसी के सिग्नल के अकॉर्डिंग रिस्पांस को इनिशिएट करे या रिस्पांस दे। इसके अलावा रिसेप्टर का कोई भी काम नहीं होता है। यानी उसका बस दो ही काम है, सिग्नल को रिकॉग्नाइज करना, रिसीव करना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस देना। इसके अलावा रिसेप्टर कोई काम नहीं करता। अब यही रिसेप्टर हमको कहां पढ़ना है? कोलिनर्जिक सिस्टम में। अब कोलिनर्जिक में आपका न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर कौन सा होगा? एसिटाइल कोलिन, ACH। एसिटाइल कोलिन जब जिस रिसेप्टर से बाइंड करेगा उस सारे रिसेप्टर्स के समूह को कोलिनर्जिक रिसेप्टर कहेंगे। इसी कोलिनर्जिक रिसेप्टर का दूसरा नाम होता है कोलिनोसेप्टर, या आप कहिए कोलिनोसेप्टर्स या कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, दोनों क्या है? सेम है। अब जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो
दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं मस्कैनिक रिसेप्टर्स और जो दूसरा होता है समूह उसको बोलते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। मस्कैनिक रिसेप्टर का जब स्ट्रक्चर देखा गया तो मस्कैनिक रिसेप्टर जीपीसीआर कैटेगरी का था, यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की तरह था। और जो दूसरा देखा गया निकोटिनिक रिसेप्टर्स वो लिगेंड गेटेड केटायन चैनल के रूप में था। अब लिगेंड गेटेड केटायन चैनल, लिगेंड का मतलब आप समझ जाइए गेट कीपर। अब गेट कीपर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी मॉल में आप जाते हैं तो दरवाजा जो है अपने आप फोटो सेंसिटिव होके वो ओपन हो जाता है, यानी वहां पर कोई दरबान बैठा नहीं होता, वहां कोई जो है इंसान बैठा नहीं होता उस दरवाजे को खोलने के लिए। बट कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर एक दरबान बैठा दिया जाता है, एक आदमी बैठा होता है, वो दरवाजे को क्या करता है, खोलता है और बंद करता है। तो ये जो खोलने और बंद करने वाला सिस्टम है इसी को बोलते हैं लिगेंड, यानी कोई ऐसी चीज है जो इस गेट को कंट्रोल कर रही है, तो उस चीज को बोलेंगे लिगेंड। जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है वो लिगेंड गेटेड केटायन, केटायन का मतलब धनात्मक आयन, पॉजिटिव आयन को बोलते हैं केटायंस, यानी ये ऐसा चैनल है जिससे पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे। यानी निकोटिनिक रिसेप्टर्स लिगेंड गेटेड चैनल है और वो लिगेंड गेटेड चैनल केटायंस के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। अब आते हैं हम डिटेल्स में देखते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है, अब तो आप जान गए कि ये लिगेंड गेटेड चैनल है। निकोटिनिक रिसेप्टर को हमने यहां पे बना रखा है। ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ECF। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, यानी केटायंस प्रेजेंट है, और इसी केटायंस को क्या करना है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भेजना है। इसी चीज को रेगुलेट करता है क्या चीज, निकोटिनिक रिसेप्टर्स। और निकोटिनिक रिसेप्टर का जब स्ट्रक्चर देखा गया तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स में 5 पंखुड़ियां नजर आई, जैसे फूल में पंखुड़ियां होती हैं। मुझे पता है सबको जो है फूल का स्ट्रक्चर पता होगा। जब निकोटिनिक रिसेप्टर का स्ट्रक्चर देखा गया तो उसका स्ट्रक्चर एक 5 दल वाले फूल की तरह नजर आया। अब 5 दल यानी उसके जो बाहर वाले जो पंखुड़ियां हैं वो कितनी है, 5 है। 1 2 3 4 और 5, ये पांचों मिलके जब फूल बंद होता है तो ये पांचों क्या होते हैं, बंद होते हैं। जब ये फूल खिलता है तो पांचों क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं। जब खिल जाते हैं तो बीच का पोर्शन ओपन हो जाता है, यानी ये वाला पोर्शन ओपन हो गया। इसी तरह का स्ट्रक्चर निकोटिनिक रिसेप्टर्स का होता है। तो जब इसका स्ट्रक्चर देखा गया तो 5 सेपल्स हो गए। अब ये पांचों जो पंखुड़ियां हैं, जो पांचों इसके अवयव हैं, ये पांचों कभी खुल देते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं। जब खुलते हैं तो ये केटायंस क्या होंगे, मूव करके इंटरसेलुलर फ्लूइड में आएंगे। जब ये बंद होंगे तो ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ही पड़े रहेंगे। अब आपको ये पता है कि ये जो फूल है, सनलाइट जब पड़ती है यानी कोई स्टिमुलेशन उसको जब मिलता है तभी ये क्या होता है, फ्लावरिंग करता है। चाहे ये रात का फ्लावरिंग करने वाला फूल हो और चाहे वो दिन का फ्लावरिंग करने वाला, यानी रात हुई यानी चंद्रमा की जो लाइट है वो इसके लिए क्या है, स्टिमुलेशन का काम कर रही है। या जो दिन वाले खिलने वाले फूल हैं वो सनलाइट से स्टिमुलेट होते हैं, खुलते हैं, यानी इनको रेगुलेट किया जाता है किसी के द्वारा, लाइट के द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है। उसी प्रकार इस निकोटिनिक रिसेप्टर्स को भी रेगुलेट किया जाता है। और वो जो रेगुलेट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो सिग्नल है
वो सिग्नल्स निकोटिनिक रिसेप्टर्स में क्या मिलता है? निकोटीन। निकोटीन एक ऐसा सिग्नल है, सेलेक्टिव एगोनिस्ट इसको बोलते हैं, सेलेक्टिव एगोनिस्ट। उसके आते ही, इस पे बाइंड होते ही ये क्या हो जाता है? ओपन हो जाएगा। या एसिटाइल कोलिन आएगा और यहां पे बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद से ये रिसेप्टर ओपन हो जाएगा और जिसके थ्रू जो कैटायंस है उनका मूवमेंट इंटरसेलुलर स्पेस में स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो रहा एक नॉर्मल स्ट्रक्चर निकोटिनिक रिसेप्टर का। ये भी आपको पता चल गया कि इसमें जो कैटायंस, जिनके कैटायंस के मूवमेंट को गवर्न करना है, वो कैटायंस है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के इनफ्लक्स को यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मूवमेंट को गवर्न करता है क्या? निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब इस निकोटिनिक रिसेप्टर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, और जब भी क्लासिफिकेशन की बात आती है तो ये समझ जाइए आपकी किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन के पीछे कुछ बेसिस होती है। इसी प्रकार यहां निकोटिनिक रिसेप्टर्स के जो क्लासिफिकेशन हुआ, उस क्लासिफिकेशन का भी बेसिस बनाया गया। उसके 3 बेसिस बनाया गया। फर्स्ट बेसिस बनाया गया उसका लोकेशन, कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहां पाया जा रहा है। दूसरा बनाया गया सेलेक्टिव एगोनिस्ट, यानी वो कौन सा मॉलिक्यूल्स है जिसके आते, जिसके बाइंड करते ही ये ओपन हो जा रहा है। अब जो नेक्स्ट बेसिस आया वो है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? जो एंटागोनिस्ट होता है वो इसकी ओपनिंग को, इस निकोटिनिक रिसेप्टर्स के या किसी भी रिसेप्टर्स के ओपनिंग को क्या कर देता है? बंद कर देता है। खुले हुए को बंद नहीं करता है, बंद हुए को खोलने नहीं देता है। यही काम क्या होता है? एंटागोनिस्ट का होता है। एंटागोनिस्ट जब प्रेजेंट होता है तो एगोनिस्ट अपना काम नहीं कर पाता है, यानी इसके प्रेजेंस में, एंटागोनिस्ट के प्रेजेंस में एगोनिस्ट का काम क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। तो 3 चीजों की बेसिस पे इस निकोटिनिक रिसेप्टर्स को 2 भागों में, 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो सब डिवीजन आया उसको बोला गया N1। N1 पहले टाइम में इसको N1 बोला जाता था और जो दूसरा टाइप मिला वो N2 मिला। बट नाउ डे N1 इज कन्वर्ट इनटू NM निकोटिनिक N टाइप रिसेप्टर्स और निकोटिनिक N टाइप रिसेप्टर। अब इनका जो बेसिस है डिफरेंस का, वो लोकेशन है, सेलेक्टिव एगोनिस्ट है और एंटागोनिस्ट है। इन्हीं तीनों चीजों को हम लोग देखेंगे। लोकेशन की बात करें तो जो NM निकोटिनिक रिसेप्टर्स है वो स्केलेटन सेल्स के इंड प्लेट पे पाया जाता है और इसका जो काम होता है, जब पॉजिटिव, इसका जो काम होता है वो डीपोलराइजेशन का होगा। अब ये डीपोलराइजेशन क्यों कर रहा है आपको अब तक तो हमारी वीडियो देख के आपको कंफर्म हो ही गया होगा। क्यों? जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था साइनेप्स का तो वहीं पर हमने आपको बताया था डीपोलराइजेशन की थ्योरी। डीपोलराइजेशन यानी ये हमने वहां पे इसको माना था क्या चीज? 2000 की नोट, इसको माना था हमने 500 की नोट। अब जो मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल में है उसमें भीतर की तरफ मूव कर गया। अब जब ये मूव कर गया 500 और 2000 की दोनों नोटें भीतर मूव कर गई तो उस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर इसको और डिटेल्स में देखना है तो हमारी पिछली वीडियो में देख लीजिए। अब यहां पर ये काम करता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन काम किया और जब दूसरा जो रिसेप्टर था NN टाइप, उसका जब पोजीशन देखा गया तो वो 3 जगह पाया गया। पहला जगह आप मैंने जस्ट पीछे की वीडियो में देखे हैं। कौन सी पोजीशन? पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व्स। एसिटाइल कोलिन जो है पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व्स के जो डेंड्राइट्स का टर्मिनल था या डेंड्राइट्स था, उस डेंड्राइट्स के ऊपर
प्रेजेंट था, जो कि एसिटाइल कोलिन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और इसका काम क्या होगा, डीपोलराइजेशन, यानी ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व को डीपोलराइज करेगा, यानी एसिटाइल कोलिन के मैसेज को पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स या पोस्ट सिनेप्टिक गैंग्लियंस की नर्व्स को एक्टिवेट कर देगा। दूसरा जो पोजीशन देखा गया वो एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला के ऊपर पाया जाता है। और जब ये एक्टिवेट होता है, जब ये एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट होने के बाद से ये रिलीज करता है, हमेशा रिलीज करेगा क्या चीज, कैटेकोलामाइन ग्रुप ऑफ नर्व न्यूरोट्रांसमीटर, कैटेकोलामाइन ग्रुप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब कैटेकोलामाइन ग्रुप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हम आगे देखेंगे करता क्या। तीसरा जो पोजीशन इसका लोकेशन मिला वो आपका मिला सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये पाया जाता है और डिफरेंट जगह पे पाया जाता है। उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग ही ये या तो नर्वस सिस्टम के उस पोर्शन को स्टिमुलेट कर देता है और नहीं तो उसको इनहिबिट कर देता है। इसके इनहिबिशन और स्टिमुलेशन का जो फंक्शन है वो उसके लोकेशन के ऊपर डिपेंड है। अब आते हैं दूसरा जो बेसिस बनाया गया था, सेलेक्टिव एगोनिस्ट। एगोनिस्ट को हमने पहले ही बताया कि ये काम क्या करते हैं, रिसेप्टर्स के ऊपर जाते हैं और बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद से उस रिसेप्टर को ओपन करने का काम करते हैं। एम टाइप का निकोटिनिक एम टाइप का रिसेप्टर है, वो जब ओपन होता है एगोनिस्ट के बाइंड होने से, जब वो ओपन होता है तो वहां एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से सिर्फ दो आयंस मूव करते हैं। वो आयंस है आपका सोडियम और पोटेशियम, सिर्फ दो ही आयंस को ये मूव करने देता है। वहीं पे जब ये एन टाइप का निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, वो तीनों के तीनों कैटायंस को, यानी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, तीनों आयंस को मूव करने देता है। इससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसकी पोटेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके। इसीलिए जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व्स है उनमें एक्टिवेशन फटाक से हो जाता है एज कंपेयर टू मोसेल्स। नेक्स्ट पे आते हैं, एगोनिस्ट है क्या, कौन है एगोनिस्ट जो ये काम कर रहा है। वो एगोनिस्ट होगा निकोटीन, और ये निकोटीन दोनों के लिए एगोनिस्ट का काम करता है, यानी एक कॉमन एगोनिस्ट है। बट एम टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर्स में पीटीएमए नाम का एगोनिस्ट और पाया जाता है। पीटीएमए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फिनाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम। फिनाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम मॉलिक्यूल्स एम टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा और इसको ओपन करेगा। जब ओपन करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मीडियम में एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से सिर्फ सोडियम और पोटेशियम मूव करके इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में जाएगा। अब वहीं पर अगर एगोनिस्ट की बात करें एन टाइप के निकोटिनिक रिसेप्टर्स में, तो आपको मिलता है DMPP, D फॉर डाई, M फॉर मिथाइल, P फॉर फिनाइल और P फॉर पिपराजीनियम। DMPP एगोनिस्ट जो है वो एन टाइप के निकोटिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। और ये जब एक्टिवेट होता है तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों कैटायंस एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में मूव करते हैं। यहां पर हमने दोनों स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, ये क्लोज वाला स्ट्रक्चर है और ये ओपन वाला स्ट्रक्चर। यानी ओपन वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, एसिटाइल कोलिन या निकोटीन या आपका DPMA
या DMPP, ये जो भी एगोनिस्ट है आगे यहाँ पर बाइंड करेंगे और आयंस क्या होंगे, मूव करेंगे। स्ट्रक्चर में भी आपको डिफरेंस साफ साफ नजर आएगा। यहाँ पर ये क्या है, संकुचित रूप में दिख रहा है, और यहाँ पे ये क्या है, नीचे वाला पोर्शन पे आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, फैला हुआ नजर आ रहा है। ऊपर वाले में भी देखेंगे तो ये फैला हुआ नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एंटागोनिस्ट, ट्यूबोकुलेरियम। ट्यूबोकुलेरियम एंटागोनिस्ट वो निकोटिनिक एम टाइप के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करता है। वहीं दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो वो है अल्फा बेंजारोटॉक्सिन। ये दोनों एंटागोनिस्ट एनएम टाइप के निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करते हैं। वहीं पे एन टाइप के निकोटिनिक रिसेप्टर्स का एंटागोनिस्ट जो है वो है हेक्सामिथोनियम और ट्राइमेथाफेन। निकोटिनिक रिसेप्टर्स के अगर सब यूनिट की बात करें तो जो निकोटिनिक एम टाइप का जो रिसेप्टर है उसमें जो ये 5 सब यूनिट है, जो 5 इसके अवयव हैं, उसमें 2 अल्फा होता है, 1 बीटा होता है, 1 डेल्टा होता है और 1 गामा होता है। किसी किसी निकोटिनिक रिसेप्टर्स में देखा गया कि गामा की जगह एप्सिलॉन पाया गया, एप्सिलॉन सब यूनिट पाया गया। तो ये जो 5 यूनिट है, 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 गामा या साइफन और 1 डेल्टा यूनिट, ये जो है पाया गया निकोटिनिक एम टाइप रिसेप्टर्स के अंदर। वहीं पर अगर निकोटिनिक एन टाइप रिसेप्टर को देखा गया तो उसमें जो 5 अवयव मिले आपको, वो या तो सारे के सारे अल्फा मिल गए, नहीं तो अल्फा और बीटा के रूप में पाए गए। 3 अल्फा मिल गए और 2 बीटा मिल गए। ये तो स्ट्रक्चर हुआ एन टाइप निकोटिनिक रिसेप्टर का।